हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिकर्सन का सेकंड लेक्चर, सेकंड वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था रिकर्सन के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे सम के बारे में मैंने समझाया था। फिर रिकर्सन क्या है, जो फंक्शन, जो ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको रिकर्सन कहते हैं, ये मैंने बता रखा, ये सब बताया दिया था। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए थे हमने, और कुछ बेस केसेस के बारे में मैंने बताया था कि हाँ, अगर आप रिकर्सन प्रॉब्लम बना रहे हो तो बेस केस बहुत ज़रूरी है। अगर बेस केस नहीं दोगे तो आपका फंक्शन है जो इन्फानाइट लूप पे चला जाएगा और मेमोरी मोर कंज्यूम करेगा, प्लस सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, प्लस कुछ ना कुछ इशू होगा। और क्या इशू, स्टैक ओवरफ्लो इशू होगा। सिस्टम तो फ्रीज होगा, स्टैक ओवरफ्लो भी इशू होगा, ये मैं बताऊंगा आज, ये सब तो बात ही करनी है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, ये क्या चीज़ का, हाँ, सम फंक्शन बना के मैंने एग्जांपल बताई थी कि रिकर्सन फंक्शन काम कैसे करता है, उसको ड्राई रन कैसे करना है, ड्राई रन करने के लिए मैंने बताया था। और फिर उसके बाद ये बताया था कि स्टैक के थ्रू रिकर्सन कैसे काम कर रही है, स्टैक मेंटेन रखती है। अगर ये सम इसको कॉल कर रहा था, कैसे पता कि ये इसको कॉल किया था कि ये इसको कॉल किया, तो वो स्टैक में मेंटेन होता है, मैंने ये बता दिया था। यहाँ मैंने स्टैक के थ्रू एग्जांपल भी ड्राई रन किया था। फिर मैंने फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया, फैक्टोरियल भी ड्राई रन किया था, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल मैंने समझाया था टू के पावर एन का वैल्यू निकालने के लिए। टू के पावर एन का वैल्यू क्या होगा उसके निकालने के लिए प्रॉब्लम को कैसे सब प्रॉब्लम में तोड़ा जाए, और कैसे फंक्शन लिखा जाए कि जब भी हम फंक्शन कॉल करें तो सेम फंक्शन कॉल हो, ऑटोमेटिक कॉल हो, और हर बार इनपुट सेम हो, इनपुट आर डिफरेंट हो, इनपुट डिफरेंट हो। कि जैसे कि मेरा मेन प्रॉब्लम में इनपुट था 2 के पावर 8, फिर उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, 2 के पावर 4 में और 2 के पावर 4 में। फिर इसको मैंने 2 के पावर 4 को दो पार्ट में तोड़ा, 2 के पावर 2 में, 2 के पावर 2 में। तो मतलब हमको सेम फंक्शन कॉल किए हैं और डिफरेंट आउट इनपुट हर बार दे रहे हैं, जबकि हमने फंक्शन को सिर्फ वन टाइम ही कॉल किए थे, सिर्फ वन टाइम ही कॉल किए थे, ठीक है। फिर मैंने पावर का मैंने बताया, अच्छा ये सेम चीज़ है 2 के पावर n, जिसको मैंने ड्राई रन किया था, स्टैक के थ्रू भी मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अगला लेक्चर में मैं पढ़ूंगा प्रॉपर्टीज, एडवांटेज वगैरह पढ़ूंगा। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि व्हाट इज रिकर्सन। तो रिकर्सन का डिफिनेशन सेम ही है कि द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। उसको ये तो डायरेक्टली हो सकता है या तो इनडायरेक्टली होता है, ये भी मैंने बता दिया था कि सम फंक्शन के अंदर ही सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब हम सम फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किए हैं, जैसे कि अब हमारे पास, जैसे कि एक हमारा सम फंक्शन है, इसके अंदर हमने कोड में लिख दिया, कुछ कोड मैंने लिख रखा है, उसके बाद मैं सम फंक्शन को इंटरनली कॉल कर रहा हूँ, तो ये हो गया डायरेक्टली रिकर्सन हो गया, ये डायरेक्ट खुद को कॉल कर रहा है। अब एक केस हो सकता है कि सम फंक्शन है, सम फंक्शन के अंदर मेरा कुछ कोड है, उसके बाद मैंने एक मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया। अब ये मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर हमारा कुछ कोड है और ये सम को कॉल कर रहा है, सम को कॉल कर रहा है। तो ये सम, देखो ये सम के अंदर मैंने सम को कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया मल्टीप्लाई को, बट जब ये मल्टीप्लाई में जा रहा है तो मल्टीप्लाई के अंदर ये सम को कॉल हुआ, तो इनडायरेक्टली सम खुद को कॉल किया, सम है जो मल्टीप्लाई को कॉल किया और मल्टीप्लाई है जो सम को कॉल किया, तो इनडायरेक्टली सम खुद को कॉल किया, ठीक है। अब तो द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको कहते हैं रिकर्सन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन है उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। ए रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम बाय कॉलिंग ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड सॉल्विंग स्मॉलर सब प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जैसे कि हमने 2 के पावर 8 के केस में देखा था कि एक फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है, और खुद को कॉल करने के दरमियान क्या करता है, जब वो खुद को कॉल करता है तो इनपुट डिफरेंट हो जाता है, सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। इट इज़ इसेंशियल टू नो दैट वी शुड प्रोवाइड ए सर्टेन केस, हमें बेस केस देना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस केस नहीं डालेंगे तो ये इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा, इन्फिनाइट लूप में जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो होगा, दूसरा चीज़ होगा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, आपका सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिकर्सन क्यों है, व्हाट इज रिकर्सन। अब हम पहले देख लेते हैं व्हाई डू वी नीड टू नो रिकर्सन, रिकर्सन हम लोग क्यों सीखें।
तो पहला है कि इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इम्प्रूव हो जाती है। प्लस कुछ भी ऐसा आइट्रेशन, कुछ कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आइट्रेशन में आपको ड्राई रन करने में बहुत इशू होगा, लेकिन आप जब रिकर्शन से सॉल्व करेंगे ना तो इसको ड्राई रन बहुत ईजी हो जाएगा। और कोड भी आपका मोर कॉन्साइज रहेगा, प्लस लेस क्लीन कोड रहेगा, लेस कोड रहेगा, लेस भी रहेगा। बस ये सब रीजन है। पहले तो इम्प्रूविंग सॉल्विंग स्किल हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि हाउ टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस। हम जैसे कि हमने देखा था 2⁴ को 2⁴ में तोड़ा था, तो ये सब सीखने के लिए बहुत मतलब बढ़िया टॉपिक है रिकर्सन, कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे हम सब प्रॉब्लम तोड़ दें जो कि सेम टाइप का प्रॉब्लम, भले वैल्यू अलग हो जाए। जैसे 2⁸ में वैल्यू 8 है, यहाँ 2⁴ में वैल्यू 4 है, वैल्यू 8 है या 4 है इससे डिपेंड, फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है कि प्रॉब्लम सेम टाइप का है, दोनों प्रॉब्लम सेम टाइप का है। और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हर बार फंक्शन सेम कॉल हो रहा है लेकिन इनपुट डिफरेंट जा रहा है, सेम चीज़ है। क्रिएट इलेंगेट कोड। रिकर्सन कैन हेल्प यू क्रिएट कॉन्साइज एंड इलेंगेट कोड, ये मैंने बता रखी है। दैट इज इजियर टू रीड एंड डिबग देन आइटरेटिव कोड। आइटरेटिव कोड से अच्छा होता है, ये मैंने बता रखी है ऑटोमेटिक, कि आइटरेशन में कुछ कुछ जैसे अगर हम 2⁵ में देखें या 3, अगर आपका जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे जो काम हम रिकर्सन से कर रहे हैं उसको ड्राई रन कर रहे हैं तो इजी पड़ती है। पर बट हम अगर हम आइटरेटिव कोड के द्वारा ड्राई रन करेंगे तो थोड़ी डिबगिंग में इशू होगी, बहुत इशू होगी, थोड़ी नहीं बहुत इशू होगी। ये रिकर्सन कैन हेल्प यू सोल्व प्रॉब्लम दैट वुड बी डिफिकल्ट टू सोल्व यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड और आइटरेटिव मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइटरेटिव मेथड रिकर्सन इज अमेजिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ वी कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ आवर कोड। पहले लेंथ कम होगा एंड मेक इट इजियर टू रीड एंड राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है रिकर्सन का। तो प्रॉपर्टीज जो ही गया, परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन, पहला चीज़ विद डिफरेंट ऑन इनपुट, सेम ऑपरेशन को डिफरेंट इनपुट से काम करा रहे हैं। जैसे कि फंक्शन में हम देखा था, फैक्टोरियल वाले फंक्शन में देखा था कि हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। प्लस हमने 2⁴n का वैल्यू निकालने टाइम भी देखा था, ठीक है। इन एवरी स्टेप वी ट्राई टू स्मॉलर इनपुट टू मेक द प्रॉब्लम स्मॉलर। हर बार हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम था उसको तो ऐसा तोड़े थे कि वो छोटे प्रॉब्लम में टूट रहा है, ऐसे प्रॉब्लम में तोड़े थे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम में टूट रहा था, है ना। वही बोल रहा है। बेस कंडीशन कंपलसरी है, बेस कंडीशन नहीं देंगे तो इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, प्लस सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। तो इन्फिनाइट लूप जरूरी है, बेस कंडीशन जरूरी है, किस लिए? स्टॉप द रिकर्सन को रोकने के लिए, अदरवाइज इन्फिनाइट लूप विल बी अकर। रिकर्सिव फंक्शन में भी लेस इफिशिएंट। अब देखो लेस इफिशिएंट क्यों है? लेस इफिशिएंट ये है कि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। प्लस अगर मेमोराइजेशन अगर आप यूज नहीं करेंगे, मेमोराइजेशन यूज नहीं करेंगे तो ये थोड़ा मतलब ये होगा कि सेम ऑपरेशन को बार बार कर रहे हैं। जैसे अब हमको कोई भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन है, 2 सेकेंड, मान लो कि हमने कोड लिखा है कुछ कम्प्लेक्स 1 से लेकर 10 तक जोड़ने का, ठीक है। अब ये हमारा कम्प्लेक्स कोड है और ये जोड़ करके हमें आउटपुट दे रहा है 55। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने इस केस में देखा था 2⁸, यहाँ देखा 2⁴, दोनों है, ठीक है। तो जब हम 2⁴ का वैल्यू हम निकाल चुके थे, जो भी वैल्यू आए 2 2 2 2 2 4 2 2 16, ठीक है, जो भी वैल्यू आए, अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो सेम ऑपरेशन फिर से करो और 16 वैल्यू निकलवाओ कैलकुलेट करके, या तो क्या करो, जब हम यहाँ पर 2⁴16 हमको आउटपुट आ ही गया था तो हम इसको कहीं पर रख लेंगे, किसी वेरिएबल में रख लेंगे। मतलब ये हमको कहना है कि हमको पास अगर किसी चीज़ का आउटपुट एक बार आ गया तो हम उसको दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब कि दोबारा हम पूरा कोड को रीरन कर रहे हैं, दोबारा रीरन कर रहे हैं, तो ये लेस इफिशिएंट हो जाता है। अगर इसी में अगर मेमोराइजेशन कर दें कि हमें किसी चीज़ का आउटपुट मिला और उस आउटपुट जैसे हमको मिला 16, अब मान लो कि सेम एक क्वेश्चन है जिसका आउटपुट मिला 16, अब मान लो सेम ही क्वेश्चन फिर से परफॉर्म करना है, फिर से हम फंक्शन चलाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे 16 को कहीं पर रख लेंगे ताकि जब सेम क्वेश्चन फिर से आए तो हम सीधा 16 को रिटर्न करा दें, फिर से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस यही चीज़ है। तो मेमोराइजेशन करेंगे तो मेमोरी इफिशिएंट हो जाएगा थोड़ा, मतलब अब अगर मेमोराइजेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इशू रहेगा, ठीक है।
तो रिकर्सिव फंक्शन में भी लेस इफिशिएंट देन आइटरेटिव सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मेमोरी कंजप्शन एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसी केस में। अब देखते हैं एडवांटेज में हमारा क्या क्या है। क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, पहला रिकर्सन कैन मेक कोड अब मोर रीडेबल, ठीक है, एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। बिगिनियर लेवल के लिए नहीं हो सकता है ईजियर टू अंडरस्टैंड, पर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ये ईजी टू अंडरस्टैंड में बहुत ईजी है ये। आइटरेटिव से तो बहुत बढ़िया है। रिकर्सिव फंक्शन कैन बी ईजियर टू रीड एंड रीड देन आइटरेटिव फंक्शन व्हेन सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सच दैट ट्री और ग्राफ स्ट्रक्चर में अगर हम आइटरेशन के अनुसार काम करेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बन जाएगा। जो काम हम आइटरेशन से कर सकते हैं वो काम हम रिकर्सन से कर सकते हैं, और जो काम रिकर्सन से कर सकते हैं वो आइटरेशन से कर सकते हैं। पर ओवर द टॉप ये हमको मोर प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये क्या करता है, कम्प्लेक्स लॉजिक को ईजी लिखने में ईजिली कन्वर्ट हो जाती है रिकर्सन में, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में मैंने ये लिखा कि ये क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी के संदर्भ में मैंने लिखा कि इट कैन मेक योर कोड ईजियर टू राइट एंड रिप्लेसिंग कम्प्लेक्स लॉजिक विद वन फंक्शन। इट कैन मेक योर कोड मोर कंसाइज एंड इफिशिएंट भी रहेगा। दूसरा चीज रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, कोड का डुप्लीकेशन नहीं होगा, जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन कैन हेल्प रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन बाय अलाउइंग ए फंक्शन टू बी डिफाइंड वंस एंड कॉल मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट पैरामीटर। हम एक फंक्शन लिख दिए, अब इसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करा सकते हैं, और हर बार कॉल कराएंगे हर बार डिफरेंट इनपुट रहेगा, तो वही ना करा रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन बाय अलाउइंग ए फंक्शन टू बी डिफाइंड वन। एक बार हम डिफाइन किए, एक बार कॉल किए, आइए मल्टीपल टाइम अब ऑटोमेटिक खुद कॉल होगा। कब तक? बेस कंडीशन जब तक हिट ना कर जाए जब तक, ठीक है। तीसरा क्या है, सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। रिकर्सन कैन बी ए पावरफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये बता चुका हूँ ऑलरेडी कि प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम तोड़ दो, कम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल लॉजिक में कन्वर्ट कर दो, और कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक में कन्वर्ट करना है। यही सब तो एडवांटेजेज है, भले प्रॉपर्टीज में आ जाए, प्रॉपर्टीज में शायद मैंने बताया था, सब चीज़ तो सेम ही चीज़ है। तो ये इसी को तो हम एडवांटेज बोलेंगे ना, कि एडवांटेज कुछ नया बनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, रिकर्सन फंक्शन कैन मेक मोर फ्लेक्सिबल देन आइटरेटिव फंक्शन, सेम चीज़ है, बिकॉज दे कैन हैंडल इनपुट वेरिंग साइज के अनुसार। अगर आपका साइज डिफरेंट भी है, जैसे मान लीजिए 20 भी साइज है 3 का, या 10 साइज है, जैसे अभी हम 2 के पावर 8 में क्या साइज रहता है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, फिर इसको 2 पार्ट में तोड़े तो 1 2 3 ही साइज है, ठीक है। तो कैन बी मोर फ्लेक्सिबल देन आइटरेटिव फंक्शन बिकॉज दे कैन हैंडल इनपुट ऑफ वेरिंग साइज विदाउट नीडिंग टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन। अब इसमें देखो, इसमें 3 साइज है, इधर भी 3 साइज है। अब आइटरेशन के केस में क्या है कि हमें देना पड़ता है कि 4 int i = 0, i कितना देर तक चलेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा। इसमें हमको नहीं देना है, इसमें हमको बेस केस देना है कि कब तक चलेगा। हमें साइज से कोई मतलब नहीं कि कितना बार तोड़ना है। हमने 2 सेकंड, जैसे कि हमने देखा 2 के पावर 8, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसको मैंने तोड़ा 2 के पावर 2 में। तो हमें 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, रिकर्सन में 3 लूप। क्या हमने कहा था कि i <3? नहीं, हमें कुछ पता भी नहीं कि रिकर्सन कितना लूप तक चलेगा, साइज क्या है, हमारे रिकर्सन का साइज क्या है, इसका ट्री का लेंथ क्या है, हाइट क्या है, हमें हाइट नहीं पता, फिर भी हम रिकर्सन का यूज़ कर रहे हैं। और रिकर्सन एट लास्ट रुक जाता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बेस के कारण, बेस कंडीशन हम दे रखी रहती है। तो बेस कंडीशन दे देते हैं तो हमें साइज मैटर नहीं करता कि साइज क्या है, साइज डिपेंड नहीं करता है। भले मतलब कि हमारा बेस कंडीशन अगर नहीं हिट होगा तो इंफिनिट लूप में चल जाएगा, वो अलग बात है, पर हमें साइज नहीं मैटर कर रहा। वही अगर आइटरेशन के केस में सोचें तो हमें साइज मैटर करता है कि हम लूप को कितना देर चलाएंगे, i <10 टाइम चलेगा, 20 टाइम चलेगा, ये मैटर करती है इसमें। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। यूजेज मोर मेमोरी, मैंने बता रखा मोर मेमोरी यूज करता है। कैसे? कि आप जब एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो मान लो हमने एक फंक्शन कॉल किया और एट लास्ट हमको रिटर्न कर दिया 10। ये सिंपल फंक्शन, रिकर्सन फंक्शन नहीं, एट लास्ट हमको रिटर्न कर दिया 10, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा।
अब मान लो कि एक फंक्शन है जो रिकर्सन फंक्शन है। अब ये फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया। अब ये फंक्शन फंक्शन 3 को कॉल किया। अब ये फंक्शन फंक्शन 4 को कॉल किया। तो क्या बताओ, जब फंक्शन 1 कॉल हुआ तो ये इसका कोड इंड तक पहुंचा? अभी तक नहीं, फंक्शन 2 के अंदर घुस गया। तो जब तक फंक्शन 2 कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्या फंक्शन 1 हटेगा? तो ये मेमोरी में रहेगा। फंक्शन 1 मेमोरी के अंदर ही रहेगा। ठीक है। अब देखो ये फंक्शन 2 है, फंक्शन 2 गया फंक्शन 3 के पास। तो क्या फंक्शन 2 कुछ रिटर्न अभी किया है? नहीं करेगा, जब तक ये फंक्शन 3 कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अभी फंक्शन 3 फंक्शन 4 के पास चल गया। तो इन द सेंस देखो, जब हम फंक्शन 4 कॉल हुआ, जब ये इसका कोड चल रहा है, तो फंक्शन 1 फंक्शन 2 और फंक्शन 3 तीनों मेमोरी के अंदर है। तीनों मेमोरी के अंदर जब तक फंक्शन 4 कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब ये रिटर्न करेगा तब फंक्शन 4 मेमोरी से हट जाएगा। फिर फंक्शन 3 कुछ रिटर्न करेगा तब फंक्शन 3 हट जाएगा मेमोरी से। फिर फंक्शन 2 रिटर्न करेगा तब फंक्शन 2 हट जाएगा मेमोरी से। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि रिकर्सन यूज मोर मेमोरी। ठीक है। इन ए कंप्यूटर ए फंक्शन कॉल इज एडेड टू स्टैक के रूप में तो बता रखे हैं। तो जब तक फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 तो स्टैक के रूप में मेंटेन है। जब तक फंक्शन 4 हटेगा नहीं तो 3 नहीं हटेगा। 3 अगर नहीं हटेगा तो 2 नहीं हटेगा। 2 नहीं हटेगा तो 1 नहीं हटेगा। और जैसे जैसे ये हटेगा, जैसे जैसे ये स्टैक से खत्म होगा, जैसे जैसे हमारा मेमोरी फ्री होगा। ठीक है। अनटिल इट रिटर्न ए वैल्यू, जब तक रिटर्न नहीं करेगा, जब तक कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज सेल्फ अनटिल द पॉइंट व्हेन ए वैल्यू रिटर्न व्हेन ए बेस कंडीशन हिट होना चाहिए। ऑल ऑफ दोज फंक्शन कॉल गो इनटू स्टैक एंड रिमेन इन स्टैक अनटिल दैट पॉइंट। ये सब स्टैक में ही है ना, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 स्टैक के अंदर ही है। जब तक कि टॉप लेवल का फंक्शन जब तक कुछ रिटर्न नहीं करेगा अपने टॉप से नीचे वाले को, जब तक टॉप लेवल हटेगा नहीं, फिर उसके नीचे वाला रिटर्न करेगा तब वो हटेगा। यही इसी कारण से ये डिसएडवांटेज है कि मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। रिकर्सन कैन कॉज स्टैक ओवरफ्लो बिकॉज ऑफ बेस कंडीशन नॉट हिट। बेस कंडीशन अगर आपको हीट नहीं करेगा तब, जब आपका बेस कंडीशन हीट नहीं करेगा तो। ठीक है। दिस हैपन व्हेन द नो मोर रूम टू हेल्ड अनदर फंक्शन। अच्छा, रीज़न ये है कि आपके पास मेमोरी है। ऐसी मेमोरी में कैपेसिटी कि आपको 10 फंक्शन ही रख सकते हैं। अब 10 फंक्शन के अंदर अगर आपका बेस कंडीशन नहीं हिट किया तो स्टैक ओवरफ्लो दे देगा, क्योंकि 11वां फंक्शन के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। अगर रूम में स्पेस नहीं है तो ये क्या दे देगा? स्टैक ओवरफ्लो। मतलब क्या होगा? आपके मेमोरी में स्पेस नहीं है, स्पेस का जुगाड़ करिए और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा और क्या है। कॉल फंक्शन होते हैं रिकर्सन कैन स्लो इफ यू डोंट यूज इट करेक्टली विथ मेमोराइजेशन। ये मैंने बताया अभी कि अगर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें कम्प्लेक्स लॉजिक है, ठीक है, कम्प्लेक्स लॉजिक है लिखा हुआ, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे मान लो 16। अब मान लो कि ये फंक्शन खुद को कॉल किया, कभी ना कभी खुद को कॉल किया, और प्रॉब्लम सेम है। मतलब कि प्रॉब्लम सेम इन द सेंस वैल्यू भी सेम है। जैसे कि इस केस में 2 के पावर 8 और 2 के पावर 4 में, इधर 2 के पावर 4 में, तो जब ये 2 के पावर 4 कैलकुलेट होके आएगा, रिटर्न आएगा कुछ वैल्यू, तो उसके बाद ये जाएगा इसके पास। तो क्या हम 2 के पावर 4 के फिर कैलकुलेट करने जाएंगे? नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कहेंगे कि 2 के पावर 4 का वैल्यू हमको पास आया था 16, पिछला बार आया था, तो हम क्या कहेंगे कि वहीं से आ जाओ भाई, तुम सीधा 16 कैलकुलेट नहीं हो वो। यही बोले, उसी को बोलते हैं मेमोराइजेशन, कि हम उसको मेमोराइज कर लिए। मेमोराइजेशन मतलब मेमोराइज हम लोग को कर लेना है, उसको हम याद कर लेंगे कि हाँ, इस फंक्शन को जब हम 2 के पावर 8 दिए थे तो इसका वैल्यू आया था 256, तो 256 ही रखना है, हमको याद रखना है। हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब 2 के पावर 8 आएगा, जब हम कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं और क्या है। इफ द बेस कंडीशन इज नॉट सेट प्रॉपर्ली, रिकर्सन कैन कॉज फ्रीजिंग और क्रैशिंग। ये मैंने बता रखा कि बेस कंडीशन हिट नहीं होगा तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। इन द सेंस
मेमोरी आपका फुल्ली यूज हो गया कंप्यूटर का, मेमोरी अगर फुल्ली यूज हो गया तो सिस्टम आपका क्रैश भी कर सकता है या तो फ्रीज भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रिकर्सन कैन बी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विद इट। बोल चुके हैं कि बिगिनियर लेवल के लिए ये थोड़ा हार्ड है, पर जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब आपको स्टैक बना करके ड्राई रन करने आ जाएगा, या तो ये ट्री बना करके ड्राई रन करने आ जाएगा। मोर सुटेबल तो स्टैक है, मैं स्टैक को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ट्री से ज़्यादा स्टैक को ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि स्टैक में अगर आप ड्राई रन करते हैं तो बहुत ईजी ड्राई रन हो जाती है इन द कंपेरिजन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप स्टैक मेंटेन करते हैं तो इसको ड्राई रन करना बहुत ईजी होता है, पर इन द केस ऑफ ट्री थोड़ा सा इशू होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब स्टैक अच्छी चीज़ है, स्टैक के थ्रू ही ड्राई रन करो, और जितना ड्राई रन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हम उसका वीडियो देख रहे हैं उसका वीडियो देख रहे हैं, कभी नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। खुद से ड्राई रन करना होगा, जैसे सुडोकू को लेकर के एक ड्राई रन कर लो, या परमुटेशन का कर लो, सबसेट का कर लो। ये सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सुडोकू भी कराऊंगा, परमुटेशन भी कराऊंगा, सबसेट भी कराऊंगा, ठीक है, सब सीक्वेंस भी कराऊंगा, सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। रिकर्सिव प्रोग्राम कैन फेल टू टर्मिनेट इफ दे डोंट हैव कोड टू हैंडल टर्मिनेटर कंडीशन। बेस कंडीशन नहीं देंगे तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। रिकर्सन का एक डिसएडवांटेज है कि बेस कंडीशन पे ही काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का एडवांटेज का और डिसएडवांटेज का, ऐसे तो डिसएडवांटेज टाइप का भी हमको भी लगता है, हमको टर्मिनेशन कंडीशन देना पड़ता है, नहीं तो इन्फिनिट लूप में चल जाएगा। अगर हिट नहीं करेगा तो दिक्कत में वही होगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाई डू वी नीड टू रिकर्सन, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। पहले तो मैं फैक्टोरियल का एक बार बना दूंगा सही से, ऑलरेडी मैंने बना रखा, फिर भी मैं एक और बनाऊंगा कोड के साथ। कोड भी इस बार भी मैं लिखा था, मतलब इंटेलिजेंट आईडीएम में लिख के ड्राई रन करके कोड को रन करा के दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद फैक्टोरियल है, फिबोनाची सीरीज है, फिर उसी प्रकार सबसेट है, सब सीक्वेंस है, परमुटेशन वगैरह सारा क्वेश्चन करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और अगर कुछ भी फीडबैक देना हो, जैसे कि वीडियो में क्या इशू है, क्या पार्ट अच्छी नहीं लगी, क्या अच्छी लगी, मतलब गुड और बैड बोथ, ठीक है। गुड इसीलिए ताकि हम उसको माइंड में रखें कि हाँ ये चीज़ सही है, इसको हर वीडियो में इंक्लूड करना ज़रूरी है। बैड इसलिए क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसके जगह कुछ नया टर्म इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट।